पिछली क्लास तक हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं और वेपर प्रेशर को लेकर के कि कब वेपर ज्यादा बनेगा, कब वेपर कम बनेगा, कौन वोलेटाइल होता है, कौन नॉन वोलेटाइल होता है। आज उसी में हमारा एक टॉपिक कंटिन्यूटी में आता है, राउल्ट्स लॉ। तो आप अपनी नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एक ऐसी टॉपिक की हम बात कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर की बात करेंगे। देखिए, इमेजिन करिए आपके पास कोई एक कंटेनर है और आपके इस कंटेनर के अंदर आपने कोई भी लिक्विड फिल करके रखा है। पूरी बात समझिएगा बाबू। आप एक बात बताइए, जब इसका वेपर बनेगा, भाप बनेगा, तो ये वेपर स्टेट में जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब इसे भाप कह सकते हो ना, ये वेपर बन रहे हैं। ये जो सर्कल दिख रहा है ये आपको वेपर है। इसके किसके वेपर हैं? सॉल्वेंट। अगर मैं ये कहूं कि ये क्या चीज थी तो आप कह दीजिए कि ये सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट है और ये क्या है? वेपर है, वेपर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट का प्योर वेपर है जिसे हम फिलहाल पी नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस चीज से? पी नॉट से। पी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? प्रेशर को। तो पी के ऊपर अगर जीरो लगा दी यानी पी नॉट बोल दिए, वो उस कंपोनेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। अब मैं क्या करूंगा बताओ? ये तो प्योर चीज हो गई। अब हमने क्या किया, यहां से दो कंडीशन बनाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके साथ हमने अपनी दो कंडीशन सिचुएशन बनाई। पहले वाले केस में मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, एक मिनट। अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर ऐड कर देते हैं। देखो, दो केस अलग अलग करते हैं। एक केस आपके सामने वहां पर बना हुआ है जो प्योर सॉल्वेंट का है और हमने उसी सॉल्वेंट के अंदर कुछ सोल्यूट ऐड कर दिए। अब एक बार मैं जो सोल्यूट ऐड कर रहा हूं वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं? कल बताया था ना पिछली क्लास में। नॉन वोलेटाइल क्या होता है? जो वेपर में चेंज ना हो। तो इसका मतलब सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ये वो सॉल्यूट है जो किसमें नहीं बदलेगा बताओ? वेपर में नहीं बदलेगा। तो खुद नहीं बदलेगा, प्योर सॉल्वेंट को भी ज्यादा नहीं बदलने देगा। तो इसका मतलब ये भी बोला जाएगा क्या? आप बोल दो इसको पी नॉट। क्या बोलोगे? अब नहीं, पी नॉट नहीं बोलो, इसको बोल दो आप पीएस। पीएस का क्या मतलब हुआ? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। पी नॉट किसका है? प्योर स्टेट का। बताओ कौन ज्यादा है, पी नॉट या पीएस? पी नॉट। तो आप बोलोगे पी नॉट इज ग्रेटर देन व्हाट? पी नॉट इज ग्रेटर देन व्हाट? हाँ, पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस। पी नॉट की वैल्यू पीएस से ज्यादा। एक काम करिए, सेम यही कॉपी एक बार और करना है, बट इस बार आपको कैसा कंपोनेंट ऐड करना है बताओ? वोलेटाइल ऐड करना है। पूरी सिचुएशन समझ में आ रही है? मेरे पास समझ लो एक पानी का बर्तन था, उसके अंदर मैंने सबसे पहले कंडीशन में क्या रखा बताओ? प्योर सॉल्वेंट रखा। प्योर सॉल्वेंट का वेपर बनाया। अब की बार मैंने इसके अंदर दो तरह के कंपोनेंट ऐड कर दिए, एक वोलेटाइल और एक, अब ये मान के चलो ये दूसरा वाला है, कौन कैसा है? वोलेटाइल।
तो बताओ वोलेटाइल के वेपर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। ये वोलेटाइल वाले का वेपर बन गया और इस पे यहां पर नॉन वोलेटाइल का भी वेपर बन गया। तो अब बताओ वेपर प्रेशर पहले के कंपेयर में ज्यादा या कम? ज्यादा। तो यहां पर आपके पास जो कंपोनेंट आ रहा है इसे आप फिर से बोलोगे पीएस, और ये होगा सॉल्यूशन हैविंग वोलाटाइल सोल्यूट। एक ऐसा सोल्यूशन जिसके पास वोलाटाइल सोल्यूट है। पहले बस इतनी कहानी समझ लो, यानी एक में केवल पानी था, पानी में मैंने क्या डाल दिया? चाय पत्ती, और एक बार पानी था, पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया? कुछ अल्कोहल, वाटर, कुछ भी ऐसा जो वेपर बन के उड़ जाता है। तो वेपर प्रेशर कम हो गया। तो यहां पर क्या बोलोगे? यहां बोलोगे पीएस की जो वैल्यू है वो क्या होगी? बोलो, ज्यादा होगी पी नॉट। ठीक। अब हम राउल्स लॉ थोड़ा सा सीखते हैं। अभी हम आपको वीडियो भी दिखाते हैं, पहले बेसिक आपको आइडिया लग जाए। राउल्स लॉ क्या कहेगा बताओ? डेफिनेशन क्या होगी? यानी अकॉर्डिंग टू नहीं, ऐसे ऐसे सीधे डेफिनेशन लिख दो। वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट present in solution at constant temperature is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। बस एकदम शॉर्ट, मैंने जितना मिनिमाइज हो सकता था उतना मिनिमाइज करके लिखा हूं। अगर मैं इसको सेंटेंस में बोलूं तो कैसे बोलोगे बताओ? अगर मैं कहूं किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर P है और उसका मोल फ्रैक्शन कितना है? काई। जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा वेपर बनेगा, कम लोगे तो कम वेपर मिलेगा। एक गिलास पानी लोगे थोड़ा सा वेपर बनेगा, एक बाल्टी पानी लोगे वेपर ज्यादा बनेगा। भाई थोड़ा सा पानी गर्म करोगे तो भाप कम बनेगी ना, ज्यादा पानी गर्म करोगे ज्यादा भाप बनेगी। तो इसका मतलब किसी भी चीज का वेपर प्रेशर उसके डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन के। अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो क्या लगाऊंगा? एक कांस्टेंट, क्या? पी नॉट इंटू काई। बस यही फॉर्मूला आपका है। अब कहोगे सर हेनरी लॉ राउल्स लॉ एक जैसा दिख रहा है। वहां पे आया था P इक्वल टू काई, अंतर क्या था? वहां पे KH था और यहाँ पे P नॉट है। यानी राउल्स लॉ और हेनरी लॉ में केवल प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का अंतर होता है, बाकी चीजें सेम होती है। अब आपको पहले एक बार पूरी कहानी समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग, अभी मैं लिखा रहा हूं आपको राउल्स लॉ। बात बात पे आपसे लोग कहेंगे राउल्स लॉ के बारे में, तो एक मिनट के लिए देखते हैं ये क्या कह रहा है। Okay, so what's really going on at the surface of a liquid? Let's dive in. You know that invisible pressure that builds up over any liquid? What's controlling it? Well, it's called vapor pressure. It's from molecules literally escaping the liquid's surface. Picture a pure liquid. Its surface is packed with molecules, all just ready to escape. Now, this is where a scientist named Raoult made a really brilliant connection. He realized that the pressure from any one component, that's P1, depends on two things. First, its own natural pressure, and second, just how much of it is in the mix. But here's where it gets super interesting. What if we had something that can't evaporate? Think of these guys as tiny little rockers that just don't want to become a vapor. In the pure stuff, escaping is easy. But now, these new particles are getting in the way. चलिए जाने दो। And check it out. With the surface blocked, way fewer molecules can actually escape. So what's the big takeaway? The solution's overall vapor pressure goes down. And this isn't just some neat little trick. It actually affects other key properties too. Which leaves us with the final thought. If escape is harder, let's hesitate to avoid. बहुत गंदा बता रहा है जी, मैं सोचा था कुछ अच्छा बताएगा। देखो इधर देखो, यहां पे राउल्स लॉ की जो हम बात कर रहे थे आपसे, मैं एनसीईआरटी को
एक क्वेश्चन ये बोर्ड में आया हुआ है कि राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हाँ ये देखो, ये हेनरी लॉ था ना, P इक्वल टू KH इंटू काई। यहाँ पर भी हमने फॉर्मूला यूज किया P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, यहाँ पर भी फॉर्मूला था P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया था, बस इतना ही अंतर था। अब यहाँ से अगर मैं ये केस आपको बताऊं, वेपर प्रेशर हो गया, ये देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, यानी P इक्वल टू P नॉट इंटू काई। ये सब मैं अभी डेरिवेशन करके आपको बता रहा हूं। फिलहाल आपको वेपर प्रेशर में ये क्या कह रहा था, देखो, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन है ना, मतलब जितना इजी हो सकता था मैंने वही बात लिखा है। ये बोला है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मैंने यही बात आपको बताने का प्रयास किया है। इस पूरी कंडीशन में आपको क्या याद रखना है बताओ, केवल डायग्राम, मतलब ये डेफिनेशन, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अब बताओ, अगर ये मान लो, बहुत ध्यान से देखना, लेट ए कौन है, सॉल्यूट है, एंड बी कौन है, सॉल्वेंट है। इतना मान लोगे? तो इसके अंदर दो केसेस हम बनाएंगे। पहला केस, इफ बोथ आर वोलेटाइल, केस नंबर 1, इफ बोथ आर वोलेटाइल। किसी को नींद उड़ आ रही है भाई? थ्योरेटिकल ज्यादा हो रहा है, बस 1 मिनट का, खाली एक बार मैं थ्योरी पढ़ा दूं तब तुमको बता रहा हूं। मैं समझ रहा हूं तुमको नींद आने लगी होगी, मैं भी फील कर रहा हूं, क्या करें, मजबूरी है ऐसी। इधर देखो, P, बोलो, ऐसे फॉर्मूला लगा सकते हो ना, पी ए इज इक्वल टू P नॉट ए काई ए, और दूसरा वाला बताओ, PB इज इक्वल टू P नॉट बी इंटू काई बी। ये आ जाएगा। तो ये पहले कंपोनेंट का, ये दूसरे का है, तो सोल्यूशन का क्या होगा बोलो? तो PS बराबर PA प्लस PB। सोल्यूशन में कौन कौन होगा बताओ? सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। अगर सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं, तो इसका मतलब यहां पर देखो ना, PS बराबर आप इसको क्या बोल सकते हो, PA प्लस PB। PA कौन होगा? सोल्यूट। PB कौन होगा? सॉल्वेंट। जब दोनों के वेपर बने हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बोला जाएगा। अब यहां से अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, तो PS बराबर P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी। बस यही इतना करना है, आपको आ जाएगा। ये हम याद नहीं करने के लिए कर रहे, अभी न्यूमेरिकल लगाऊंगा, खुद ही याद हो जाएगा सब। खाली बस 1 मिनट और। फॉर नॉन वोलेटाइल क्या बोलोगे? फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बताओ क्या बनेगा नॉन वोलेटाइल के लिए? P यस बराबर क्या पढ़ लिए थे? PA प्लस PB। अब यहां बताओ, इफ सोल्यूट आर नॉन वोलेटाइल, इफ सोल्यूट आर नॉन वोलेटाइल, तो बताओ क्या वो वेपर बना रहा होगा कि नहीं बना रहा होगा? भाप नहीं बना रहा होगा। तो जो नहीं बना रहा होगा यानी उसकी वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी? जो वेपर बन ही नहीं रहा तो उसका कोई प्रेशर होगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। तो PS बराबर क्या हो जाएगा बताओ? PB के, यानी PS बराबर P नॉट बी काई बी। बस इतना ही था, राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हुआ। अब पूरी कहानी एक बार मुझसे ध्यान से समझ लीजिए। एक बार बताओ, वेपर वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होते हैं? वोलेटाइल कंपोनेंट किसे कहते हैं? जो वेपर में बदलता है, जो वेपर में। और नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं? इतनी बात सबको समझ में आ गई? जैसे कोई चीज अगर भाप बन रही है, वेपर बन रही है, तो वोलेटाइल है, वेपर नहीं बन रही है, नॉन वोलेटाइल। अब सोच के देखो, अगर मैं एक कंटेनर के अंदर
एक गिलास पानी ले लूं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज डालूं जो वेपर बनाती है, तो भाप दोनों के दोनों बनेंगे ना। तो सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल वेपर क्रिएट होगा वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के सम के बराबर होगा, ठीक। और अगर वो नॉन वोलेटाइल है तो क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर केवल सॉल्वेंट भाप बनेगा, सोल्यूट नहीं, सोल्यूट नीचे ही बैठा रह जाएगा। तो इसका मतलब पीएस बराबर केवल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और उसमें पीएस बराबर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस प्रेशर ऑफ सोल्यूट। अब किसी एक का प्रेशर कैसे निकालते हो, उसके प्योर स्टेट के प्रेशर में मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चंस हैं, देखते हैं, क्या आपको रिवीजन करा रहा हूं, अगर आ गया होगा समझ में बस आप देख लो, हाँ आपको आ गया है, पढ़ के बताओ। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूट कंपोनेंट? What is the vapor pressure of solute component? ध्यान देना, Raoult's law for a solution containing non-volatile solute, what is the vapor pressure of the solute component? C option, मतलब it is a zero, पक्का? क्यों भाई? क्योंकि वो क्या है, नॉन वोलेटाइल। जो नॉन वोलेटाइल है वो वेपर में बदला ही नहीं होगा, और जब वेपर में नहीं बदला तो उसका वेपर प्रेशर क्या ही होने वाला है, जीरो होने वाला है। तो ये ऑप्शन सी वाला सही है, परफेक्ट, एकदम सही है। कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया? भाई दो टर्मिनोलॉजी बोला हूं, वोलेटाइल का मतलब जो वेपर में बदलेगा, नॉन वोलेटाइल मतलब नहीं बदलेगा। अब जो नहीं बदलेगा, जो भाप बनाएगा नहीं, वो प्रेशर कैसे लगा? मैं कहूं दीवार पे प्रेशर लगाना है, तो दीवार पे प्रेशर वो लगाया ना जो उड़ के वहां तक जाएगा। अब मैं उड़ के नहीं जाऊंगा, मैं दीवार को कैसे दबाऊंगा? तो पानी के अंदर दो चीजों को रखा, जो उड़ के ऊपर तक जाएगा वो प्रेशर लगाएगा, जो उड़ के ऊपर नहीं जाएगा वो प्रेशर नहीं लगाएगा। अब उड़ के ऊपर कौन जाएगा? जो वोलेटाइल होगा, और जो वोलेटाइल नहीं होगा वो उड़ के, तो जो उड़ के जाएगा उसी का तो प्रेशर लगेगा। तो यह क्या बोला था, नॉन वोलेटाइल है ना, तो नॉन वोलेटाइल है तो क्या उसका कोई प्रेशर होगा? नहीं होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बताओ दूसरे वाले में, इफ पीएस रिप्रेजेंट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, पीए इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, पीबी इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बी वाला, बी वाला ना, क्योंकि एक वर्ड लगा दिया विथ नॉन वोलेटाइल। अगर वो बोलता वोलेटाइल तो तुम ये कहते, कहां गया, पीएस इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अब वो कैसा बोल दिया, नॉन वोलेटाइल, यानी ये कहां गया भाई, ये पीए तो गायब हो गया उसमें से, तो बचा कौन, पीबी। तो बस पीबी यहां पे पीएस बराबर पीबी, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ, फॉर अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हाट इज द वेपर ऑफ, ठीक है, फॉर अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीए ऑफ द एक्सप्रेशन, पीए प्लस पीबी, तो पीए बराबर जीरो, परफेक्ट। बताओ, द फाइनल simplified equation for the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute given as this, what does P naught B represent in this equation? B, the vapor pressure of the pure solvent, हाँ, vapor pressure of pure, जहां नॉट लगा है वो प्योर स्टेट में है, जहां नॉट नहीं लगा वो सोल्यूशन के अंदर की बात कर रहा है, और काई सबको जानते हो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, अगर आपने बताया है तो देखिए कहीं लाल नहीं है, हर सब हरा है, मतलब आपको आ गया। अब इस पूरे कहानी में कुछ ऐसा नहीं था जो आपको नहीं आना चाहिए, न्यूमेरिकल लगाएंगे हम आ जाएगा। अब मुझे पहले कहानी से एक बार और रिकॉल कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा इतना थोड़ा सा देख लो, ये थियोरेटिकल टॉपिक है, मैं कुछ कर नहीं सकता। ये मेरे पास एक सॉल्वेंट है, बाल्टी भर में कोई लिक्विड भरा हुआ है, ये वेपर में बदल रहा होगा।
अब इसके अंदर मेरे पास दो तरह के काम है, एक बार मैं वोलेटाइल ऐड करूं, एक बार मैं नॉन वोलेटाइल। अगर मैं वोलेटाइल ऐड करूंगा तो क्या होगा, वेपर और बनेगा, और अगर मैं नॉन वोलेटाइल ऐड करूंगा तो वेपर घट जाएगा। इतना समझ में आया? ये कौन सा वाला, वोलेटाइल की नॉन वोलेटाइल? और ये कैसा वाला है, यहां कम वेपर बन रहा है यहां, इसलिए यहां पर पीएस जो था वो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के बराबर नहीं है, उससे कम है, तो मैंने लिखा है पी नॉट इज ग्रेटर देन पीएस, और यहां पर मैंने लिखा है पी नॉट इज लेस देन पीएस। इतना समझ में आ गया? अब बताओ यहां पे डेफिनेशन क्लियर है? Vapor pressure of each component present in the solution at a constant temperature is directly proportional to its mole fraction। ठीक है ना? ये दोनों रिलेशन याद हो जाएंगे आपको, और बाकी आपको आ ही रहा होगा। और उस दिन मैंने कुछ इमेज आपको दिखाई थी जिसमें आप देख के समझ पा रहे थे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ये वाला इमेज आप देख के समझ पा रहे थे? एक मिनट के लिए देख लो फटाक से, क्या इस इमेज को आप देख के ये समझ पा रहे हो कि ये इमेज क्या बता रहा है? बोलो, यही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? इस वाले इमेज में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के दोनों वेपर में जा रहे हैं, यानी कंटेंट वोलेटाइल। इस वाले इमेज में देखो सोल्यूट खुद भी नहीं जा रहा है और साथ में सॉल्वेंट को रोक के भी रखा है, इसका मतलब वेपर कम बन रहा है। तो ये सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ये सोल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट है। अब वोलेटाइल होगा तो एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, अब बताओ अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं तो हम यहां पे क्या बोलोगे, इस केस में क्या बोलोगे? आप कहोगे पीएस बराबर पीए प्लस पीबी, और यहां पर क्या है बोलो, दो में से एक वेपर बन रहा है, तो यानी यहां पर जब आप पीएस बराबर बात करोगे वो केवल पीबी हो जाएगा, यानी जो बात करेगा केवल सॉल्वेंट की बात करेगा, सोल्यूट की नहीं। अब किसी का पीए पीबी कैसे निकालते हैं, तो सीधा सा जब आप पीए या पीबी निकालना हो तो वो बराबर पी नॉट इंटू काई होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर पी नॉट इंटू, अगर आपको ए का निकालना है तो पी ए बराबर पी नॉट ए काई ए कर दो, और अगर आपको बी का निकालना है तो पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू काई बी कर दो। मुझे नहीं लग रहा है इतना खतरनाक है ये, आ तो रहा होगा ना, बोरिंग भले लग रहा है, इजी है। P इक्वल टू पी नॉट काई हो गया, अगर ए का निकालना है तो ए लगाते जाओ, बी का निकालना है तो बी लगाते जाओ। जब आपके पास दोनों वेपर में बदल रहे हो, दोनों किस में बदल रहे हो, वेपर में, क्या आप बताओगे? बताओ अगर दोनों वेपर में बदलेंगे तो पीएस बराबर पीए भी होगा, और अब अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं पीए और पीबी की वैल्यू रख सकता हूं, और अगर एक नॉन वोलेटाइल है तो पीएस बराबर क्या बोलोगे, खाली पीबी बोलोगे, और पीबी की वैल्यू आपको पता है क्या रखना है। बस इतना ही तो है राउल्स लॉ। आया? ठीक है, हटा दूं ना, समझ में आ गया ना? इस डायग्राम की कोई जरूरत नहीं, आपको आ गया होगा। नहीं आया तो फिर बताना मुझे, कोई ऐसा जिसको ना आया हो बेटा तो पूछ लो, कोई ऐसा है जिसको नहीं आया तो वो मुझसे पूछ सकता है। न्यूमेरिकल लगवाऊंगा अभी तो पता चल ही जाएगा। आइए, अगर मैं इसके एक डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, देखो यहां पे एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये अब एक बात बताओ, एक लाइन मेरा इंडिकेट कर रहा है मोल फ्रैक्शन, यहां पर पी ए है, यहां पर पी बी है, यानी बी का प्रेशर दिख रहा है और ए का प्रेशर दिख रहा है। एक कंपोनेंट को मैं यहां से ऐसे ले रहा हूं तो ये प्योर स्टेट में हो जाएगा, देखो
ये किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ये दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, ये मोल फ्रैक्शन। क्या ये पूरी लाइन प्योर की बात कर रहा है कि नहीं? इस लाइन में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तब ना सल्यूट आएगा। देखो कैसे, अगर एक जगह पर बोलूं तो काई ए कितना होगा 1, तो काई बी 0। यहां बोलो काई बी 1 तो काई ए 0। किसी का मोल फ्रैक्शन अगर 1 होता है तो वो कैसा होता है, प्योर की मिक्सचर? प्योर। अगर 1 से कम है तो उसके अंदर दो कंपोनेंट, अगर प्योर 1 है तो 1 होगा। यहां केवल एक है, ये प्योर है। यहां केवल एक है, ये प्योर है। बीच में क्या है, मिक्सचर। प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को क्या कहते हैं, पी नॉट। प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर को क्या कहते हैं, पी नॉट। बताओ यहां कौन था, ए ना, तो पी नॉट ए, बी तो पी नॉट बी। अब बताओ लाइन में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, क्या अब इस पूरी लाइन के बीच में कहीं केवल ए है? नहीं ना, अब तो बी भी आ गया है। तो ए और बी का ये क्या है, मिक्सचर, और ये रिजल्टेंट सोल्यूशन का प्रेशर होता है। इतनी चीजें हैं, एक बार लिखिए तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेडिंग बनाए ना आप लोग, क्या राउल्फ लॉ, चलिए लिखिएगा, बोलो। अकॉर्डिंग टू राउल्फ लॉ, according to Raoult's law, at a constant temperature, according to Raoult's law, at a constant temperature, the vapor pressure of each volatile component, the vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction, is directly proportional to its mole fraction। ठीक, बोलो, कितना समझ में आ गया? अब नीचे लिखो, let A is the solute, let A is the solute and B is the solvent, let A is the solute and B is the solvent, then फॉर्मूला क्या बताओगे, बोलो। यही कहोगे ना, P, पहले तो ऐसे समझ लो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोले, मोल फ्रैक्शन। और यहां से P बराबर क्या हो गया, P नॉट इंटू काई। पहले इतना फॉर्मूला लिखो। हो गया, आगे देखो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, तो P इज इक्वल टू P नॉट इंटू काई। फॉर A क्या होगा, अब A क्या है मैंने पीछे लिखा दिया है। A के लिए बताओ, P A बराबर P नॉट A इंटू काई ए। P B बराबर बोलो, P नॉट B इंटू काई बी। यही तो आएगा। सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब बताओ सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर क्या आएगा, तो PS बराबर P नॉट A काई ए, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे पहले, PA प्लस PB। एकदम ध्यान से समझना, किसी को कुछ नहीं है अगर मुझे बता दीजिएगा भाई। हेनरी लॉ, राउल्स लॉ दोनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहां से A की वैल्यू पुट करूं तो PS बराबर P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको और नहीं तोड़ रहा हूं, कुछ जगह बुकों में इसको और ब्रेक किया है, जरूरत पड़ेगी तो हम तोड़ लेंगे उसको। तो इतना लिख लीजिएंगे। अब अगर ये वोलेटाइल की जगह किसकी बात करूं बताओ,
बोलो, फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अगर मैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात करूंगा तो क्या करोगे बताओ? यानी पी ए बराबर ही क्या हो जाएगा? 0। तो पीएस बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? पी पीबी या पीएस बराबर पी नॉट बी काई बी। बस अब लगाएंगे न्यूमेरिकल्स। आप में से कोई मुझे राउल्स लॉ की डेफिनेशन रिपीट कर सकता है बिना देखे? जबकि बहुत आसान हो गई है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आसान है भी ना? अच्छा सोचो, एक ऐसे समझ लो बाबू, एक मिनट समझ लो, एक मिनट सुन लो। ये एक बर्तन है, इसके अंदर रेड कलर की बॉल ले लेता हूं। ध्यान से देखिएगा, किस कलर की बॉल ले लें? रेड कलर की। अगर मैं इसके अंदर रेड कलर की बॉल ले लूं, ए भाई इतना बड़ा क्या मिल गया? ये कुछ मान लीजिए रेड कलर की बॉल हो गई, ठीक है। और इसी के अंदर फिर मैं एक दूसरे कलर की येलो कलर की बॉल ले लेता हूं। जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं वो बताइएगा मुझे। इसी के अंदर मैंने येलो कलर की भी बॉल ले ली। बॉल लेना, चलो येलो कलर की भी बॉल हो गई। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं हाथ डालूं तो मेरे एक बार में कौन बॉल मेरे हाथ में ज्यादा आएगी, रेड या येलो? क्यों? यही तो समझा रहा हूं भाई कि जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसका वेपर ज्यादा बनेगा, जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसका वेपर। इतनी देर से ये बतिया तो बता, इतनी देर से यही तो समझा रहा हूं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के है। अगर मैं इसके अंदर हाथ डालूंगा तो जो चीज ज्यादा होगी वही ना मेरे हाथ में ज्यादा आएगी। तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा उसका वेपर उतना ज्यादा बनेगा, जितना कम अमाउंट होगा उसका वेपर उतना कम बनेगा। यही समझा रहा हूं, ठीक। अब सोचो दूसरा केस समझो। दूसरा केस समझो बाबू, इधर देखो। मान लो इसी में ये जो एक बॉल दिखाई दे रही है, एक तो जो दिख रहा है वही दिवलिया में चपक गया उसके, तब क्या करोगे? ऐसे इसी पे चिपका हुआ है, मतलब ये समझो कि फेविकोल का मजबूत जोड़ है, छूटने वाला नहीं है। तो क्या ये मेरे हाथ में आएगा? बताओ जल्दी। अगर ये ऐसे दीवार से चिपक गया है और मैं हाथ डालूंगा तो क्या मेरे हाथ में आएगा? इसका मतलब ये वो कंपोनेंट है जो वेपर फेज में बदलने के लिए तैयार नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। जो नॉन वोलेटाइल है वो मुझे कभी हाथ में आएगा नहीं, मेरे हाथ में हमेशा रेड और येलो ही आएंगे, ये पर्पल वाले नहीं आएंगे। बस इतनी सी स्टोरी। राउल्स लॉ यहीं पे समाप्त हो जाता है। अभी भी डाउट है? अब न्यूमेरिकल लगा लें राउल्स लॉ के, बोलो। एक बोर्ड में कई बार बार क्वेश्चन आया हुआ है राउल्स लॉ का, वो फेमस भी है आपके, देखो क्वेश्चन पे। अच्छा एक और चीज बताना था यार, ये तो तुमने लिक्विड स्टेट में निकाला, अब इसको मैं वेपर स्टेट में कैसे निकालेंगे, भाप में? देखो मतलब हम ये एक बता रहे हैं आपको, हम निकालने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। जिसे हम Y से इंडिकेट करते हैं।
कौन से y से। जिस कंपोनेंट का आपको अगर मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो उसको y के फॉर्म में लेंगे, y से निकालेंगे। तो फॉर्मूला कुछ वैसा ही है, यानी अगर y बराबर बोले तो P अपॉन P टोटल का एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, P अपॉन P टोटल। कैसे निकालोगे बताओ? A के लिए क्या बोलोगे? YA बराबर PA अपॉन P टोटल का मतलब PS, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और YB बराबर क्या होगा बताओ? PB अपॉन, अब आपको यह भी बताना पड़ेगा मुझे कि PS PB है क्या, तो देख लो जल्दी से। ये सपोज कर लो कंटेनर है, इस कंटेनर में ये कंटेनर मान लो पूरा बंद कर देते हैं, और इस कंटेनर में मैं यहां पे लिक्विड कोई भी रख लेता हूं। और यहां पर मैं क्रिएट कर देता हूं इसके वेपर। बस अब बताओ, एक को मान लो अगर मैं ये बोलूं कि ये आपका A है और ये आपका क्या है B, तो वेपर फेज में इसी को आप YA बोलोगे और इसी को आप क्या बोलोगे YB। अगर यही लिक्विड फेज में होता तब क्या कहते? अगर इसी के अंदर मैं ये लिक्विड भी दिखा दूं तो लिक्विड वाले को क्या बोलते हो? काई ना। लिक्विड वाले को क्या बोलते हो? काई। तो यानी लिक्विड में होता तो आप इसी को बोलते काई A, और दूसरे वाले को क्या बोलते? काई B। क्या बोलते? काई। बोलो काई और वाई का मतलब समझ में आ गया? जब कोई भी चीज भाप में बदल जाएगी तो वाई बोलोगे, जब लिक्विड में होगी तो काई बोलोगे। बस इतना है। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज का एक ये फटाक से इसे बना लीजिए और तब न्यूमेरिकल लगाते। खत्म हो गई ये टॉपिक राउल्स लॉ। हाँ, बस इसके बाद एक टॉपिक तक तुम लोग और बोर हो सकते हो, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसके बाद से तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाएगी, तब सही हो जाएगी। ये थोड़ा सा थियरी है पूरा ना, तो बोरियत महसूस हो, कुछ है भी नहीं। देख रहे हो ना, कहीं से कोई भी वीडियो उठा लो, कुछ भी कर लो, सब वैसे ही है। कुछ टॉपिक पकाऊ होते हैं, मास्टर की गलती नहीं है, टॉपिक की गलती है। आप लोगों के 4 चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग उनको कैसे पढ़ें बताएंगे? मतलब आप पढ़ना चाहते हैं सिस्टमेटिकली, या फिर कुछ ऐसे हम हॉलीडेज में पढ़ा दें आपको, और मतलब बोर्ड में नहीं आएगा लेकिन स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा, प्लस साथ में बोर्ड में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लाइफ से निकल गया। इसके बाद अगला आप कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें वो आएगा। 4 चैप्टर हैं, ये आप सोच लीजिए थोड़ा सा। आप जैसा कहेंगे मैं करूं। मुझे लगता है पढ़ना चाहिए, भले हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे लेकिन कम से कम उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए कि वो कैसे आएगा, क्या आएगा। ये हो गया? डन? 1 मिनट के तुम देख लो पहले मैं क्या कर रहा हूं।
इधर देखना थोड़ा सा, मैं आपको ये तो मैं आगे कल न्यूमेरिकल लगवाऊंगा इसके, ये टॉपिक आपको एक बार क्लियर हो गई तो दैट्स पर्याप्त है। मैं 1 मिनट के लिए आपको वो दिखा दूं, आपके सिलेबस का जो कंटेंट है उस पर आपसे बात करना इंपॉर्टेंट है ना। 1 मिनट के लिए वो सब लोगों को कम से CBSE, ये देखो खुल जा भाई, एकेडमिक करिकुलम 26-27, सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 1, मेन सब्जेक्ट, ये क्या खुल गया? एकेडमिक इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये देखो इस वाले कंटेंट में पूरे, अच्छा वो उसने क्या किया ना, जो जितना एक्स्ट्रा ऐड किया है उसका PDF अपलोड कर दिया है। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर ये चैप्टर ऐड हुआ है, ये 11th का चैप्टर था जो गायब हो गया था। आपने 11th में थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसको स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा आपको। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, गैलुसैक लॉ, ये सब याद आया कुछ? ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। तो ये पूरा बॉयल्स लॉ आपने एक्स्ट्रा ऐड हुआ था, देखो पूरा चैप्टर इंक्लूड कर दिया है, और ये बहुत खतरनाक चैप्टर था। एस ब्लॉक कट गया था, कट नहीं गया था, ऐड हो गया है, ये भी पढ़ना है। एस ब्लॉक, अब तो मान लो तुम्हारे साथ भाग्य दुर्भाग्य बोल लो, तुम लोग 11 पास आउट हो गए और 11 पढ़े नहीं। पी ब्लॉक ये भी पूरा आ गया। पी ब्लॉक के बाद मतलब आप चाहना तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना, जैसे किसी के पास अगर एनसीईआरटी बुक, अब 2 बुक आ गई, नई वाली बुक आ गई, उसमें ये सब चैप्टर नहीं है, तो आप सीबीएसई की साइट से ये चीजें, ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके रखेंगे तो आपको ये बुक का काम करेगा। एनसीईआरटी का वही बुक अपलोड कर दिया यहाँ पे। और उसके बाद आपको ये तो 2 वहां के थे, पूरा पी ब्लॉक दे दिया उठा के। ये महाराज पूरा उठा दे दिया ना, 8 साल सारे ग्रुप ऐड कर दिया। अच्छा अच्छा, हाँ सरफेस केमिस्ट्री यहां से आ जाइए, ये 12th स्टार्ट हो गया। इस बार आपके सिलेबस में ये सरफेस केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस कर दिया है। आप सरफेस केमिस्ट्री का ये देख लीजिए, पहली बात तो कोई डायग्राम नहीं, फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट्री ऑप्शन लंबा है, मतलब हम आपको पढ़ा देंगे, वो इशू नहीं है। आप खाली इतना आपको आइडिया रहे कि ये चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड हो गए हैं। ये क्या है, सोप वो पढ़ते थे ना 10th में एक बार थोड़ा बहुत, वो सब इसमें है। सोप, डिटर्जेंट क्या है, और ये देखो ये मेटलर्जी एक चैप्टर है, क्लास 10th में शायद था CBSE में, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल वगैरह ओर्स वाला, तो ये मेटलर्जी वाला चैप्टर भी ऐड हो गया है। ये देखिए ये सारा प्रोसेस तुमको याद होगा, अगर याद है तो पढ़े हो, तो नहीं तो हम तो पढ़ाएंगे, तो मजबूरी है पढ़ाना पड़ेगा। ये कौन सा चैप्टर है, पॉलीमर, ये एक सेकेंड बुक में है, जो पहले खत्म हो गया था, पॉलीमर चैप्टर पूरा आ गया है। और एक चैप्टर आ गया केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये देखो जो ड्रग्स मेडिसिन वगैरह यूज करते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 4 चैप्टर 12th में ऐड हुए हैं। और ये चारों चैप्टर आपको क्या करने हैं, पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपको ये, तो इसका मतलब ये आपका कैरिकुलम जो था बड़ा हो गया, पिछले सेशन के कंपेयर में जो लोग पढ़ के गए हैं उनसे आपका डिफिकल्ट हो गया है। बार बार वो रीडिंग मटेरियल दे रहा है ना, ठीक है। फिजिक्स तो दिया है, इसी में केमिस्ट्री कहाँ गया, ये खाली रीडिंग मटेरियल दिया ना, वो बार बार खुल जा रहा है। चलिए मैं आपको PDF ग्रुप पे भेज दूंगा। तो ये इतनी चीजें आपके सिलेबस में ऐड हुई है, 4 चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले फटाफट इधर खत्म कर लेते हैं
और देखेंगे जून के आसपास में जब आप लोग घर पे भी रहेंगे तो भी हम वीडियो बना देंगे इस चैप्टर पे, अगर आपको आराम से पढ़ना होगा क्योंकि सिलेबस बड़ा हो गया है तो उन पर टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, और ऊपर से बोझ होने का तो मतलब ही नहीं है। पहले बताओ एक बार, और भूल गए होगे, राउल्स लॉ एक बार बता दो मुझे तब मैं छोड़ दूं। राउल्स लॉ किसे कहते हैं तुम बताओ, जो आ रहा है जितना भी गलत सही आ रहा है बताओ। मतलब किसी भी सोल्यूशन के अंदर जितना ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट होगा उसका वेपर उतना ज्यादा बनेगा। तुमको यही बताना है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी सोल्यूशन के अंदर जो कंपाउंड उन्हें मोल फ्रैक्शन कहेंगे और जो वेपर बन रहा है वो प्रेशर हो गया। तो जितना ज्यादा अमाउंट लोगे उतना ज्यादा वेपर बनेगा। तुम बताओ बालक। अरे यार 1 घंटा के क्लास में मैं खाली वेपर प्रेशर समझाया अगर बाद नहीं बता दो तो गड़बड़ा जाएगा। समझ रहे? देख लो फिर से एक बार लास्ट टाइम जाते समय रिकॉल कर लो, व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? जो भी कोई भी लिक्विड भाप बन के, हवा बन के, गैस बन के ऊपर की तरफ उठती है और कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर लगाती है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। इतना क्लियर? वेपर प्रेशर किसका बन सकता है? जो वेपर में बदलेगा। जो वेपर में नहीं बदलेगा उसका वेपर, जो वेपर में बदलता है उसे क्या बोलते हैं? वोलेटाइल। जो नहीं बदलता है क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल। यानी वेपर प्रेशर केवल किसका होता है? वोलेटाइल का होता है, नॉन वोलेटाइल का। वेरी नाइस। अब वेपर ज्यादा बनेगा या कम बनेगा ये कैसे पता चलेगा? भाप ज्यादा बनेगी या कम बनेगी ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा कि उसमें अमाउंट ज्यादा लिए हो या कम। अगर भर भगोना हम पानी गरमाएंगे बड़ा सा भगोना में तो भाप ज्यादा बनेगी, और एक छोटे से गिलास में पानी गरमाओगे तो भाप, यानी अमाउंट ज्यादा होगा तो वेपर ज्यादा बनेगा, अमाउंट कम होगा तो वेपर। इतना समझ में आ गया? तो यानी यही तो हमने पढ़ा कि P यानी वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? मोल फ्रैक्शन। मैं बोर्ड पे नहीं दिखा रहा हूं, दिमाग में सोचो, याद आ करो स्क्रीन। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो वहां एक कांस्टेंट लगेगा P0। अब ये P0 क्या है? अब सोचो एल्कोहल का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में अलग होगा, वाटर का वेपर प्रेशर अलग होगा, ऑयल का वेपर प्रेशर। सोचो जितना तेज पेट्रोल उड़ता है क्या उतना तेज डीजल भी उड़ेगा? तो पेट्रोल का वेपर प्रेशर अलग होगा और डीजल का वेपर प्रेशर, इसीलिए उसके P0 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब समझ गए? अब अगर सोल्यूशन में दोनों वोलेटाइल हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? PS बराबर PA प्लस, और PA बराबर P0 एक आई है, PB बराबर P0 भी का भी। अच्छा अगर एक वोलेटाइल है और एक नॉन वोलेटाइल है तो क्या करोगे? PS बराबर PB, PA तो 0 हो जाएगा क्योंकि A वेपर में नहीं जा रहा है तो केवल PB बोलोगे। बस इतना ही राउल्स लॉ का फॉर्मूला है। डायग्राम याद है? ऐसे लाइन खींचना है यू शेप, इसको यहां मिलाना है, इसको यहां मिलाना है, इसको ऐसे सीधे मिला देना, और सारी की सारी लाइनें कैसी आएंगी? स्ट्रेट लाइन आएगी। इतना केस हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा कल की क्लास में, तब मैं आपको इसके न्यूमेरिकल लगवाऊंगा और आगे बताऊंगा। ठीक है, चलिए।